थैंक यू वेरी मच। मैं अब इनवाइट करूंगा मिस्टर मारुति शर्मा को और सेकंड सेशन के लिए। ये भी कंबाइंड सेशन रहेगा और इस सेशन में मिस्टर मारुति बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं और एक इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर हैं और काफी समय से कैसे आईआईटी जेईई और किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम जो है इसको वैदिक मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हैं, काफी समय से इसका काम कर रहे हैं, तो हम मिलकर के काम करते हैं। तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे और वो दिल्ली में और नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी। तो मारुति जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन हरियाणा। धन्यवाद धन्यवाद। हरियाणा नंबर 1। यस, नंबर 1 रहेगा सर, नंबर 1 ही रहा है और नंबर 1 भी रहेगा आगे। बिल्कुल, दिल्ली भी पीछे नहीं है, पड़ोसी है वहां के। और देखो हरियाणा में मैं आपको कल थे आप उसमें? जी जी जी, सेशन में। आप देखो हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जो कि वैदिक मैथमेटिक्स की एक जो है डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें एक रिसर्च की जाएगी कि किस प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स हेल्पफुल स्टूडेंट्स को। ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट बनेगा और वर्ल्ड लेवल का पहला डॉक्यूमेंट बनेगा ये। बिल्कुल, देखिए मैं अगर शुद्ध शब्दों में कहूँ कि वैदिक गणित के अलावा जो हम गणित पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बच्चों को रटा रहे हैं हर चीज और इतना ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि अभी ड्रॉप आउट रेट बहुत है। दिल्ली की स्थिति भी बताऊं क्योंकि यहाँ तो मैं रहता हूँ, जानता हूँ। दिल्ली एससीईआरटी साथ में पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। और दिल्ली में समस्या क्या रही है, बच्चों हम लोग से ही कहा गया है ट्रेनिंग के दौरान कि मेंटोर टीचर्स को ट्रेनिंग इस तरह दीजिए कि बच्चों का मैथमेटिक्स में ड्रॉप आउट रेट थोड़ा कम हो जाए। मतलब 10th के बाद बच्चे मैथ से भागने लगते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर लिविंग मैथमेटिक्स आफ्टर क्लास 10 क्योंकि कहते हैं उनको मैथ समझ में नहीं आई, रट रट के कैसे नैया पार कर ली 10th तक की, और 10th के बाद उनको लगा कि मैथ छोड़ने का ऑप्शन मिल रहा है तो भाई छोड़ देंगे। वही समस्या संभवतः भारत या और भी जगहों पर होगी, भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में भी, या विश्व स्तरीय समस्या है गणित में ये। द प्रॉब्लम इज नॉट इन मैथमेटिक्स। समस्या गणित के अंदर नहीं है, समस्या गणित के पठन पाठन में, टीचिंग एंड लर्निंग में है। द वे ऑफ टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स वी आर यूजिंग राइट नाउ, जो हम अभी प्रक्रिया प्रयोग में ला रहे हैं पठन पाठन के लिए गणित में, वह प्राचीन भारतीय परंपरा से दूर हट गई है और यही मूलभूत समस्या है। गणित कभी समस्या कारक नहीं रही, ध्यान रखिए। गणित समस्याओं का निदान है। फॉर एवरी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स वी हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। आंसर तो यूनिक आएगा, सॉल्यूशन मतलब प्रोसेस, कम से कम एक प्रोसेस जरूर होगा। और वैदिक गणित की महानता ये है कि इसमें एक ही प्रश्न के 25-30 सॉल्यूशन होते हैं। सबका उत्तर बराबर आएगा लेकिन तरीके, रास्ते अलग अलग होंगे। सभी रास्ते ब्रह्म की तरफ जाते हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा मानती है। हम विश्वास करते हैं कि हम किसी तरह से अपनी उपासना करें, सभी रास्ते हमको ईश्वर के निकट पहुंचा देंगे। तो बच्चों के लिए ईश्वर क्या है, उनका ध्येय क्या है? गणित को अपने अंदर अंगीकार करना, अपने अंदर अधिकृत करना और उस गणित के प्रयोग से अपने जीवन शैली को, अपनी विज्ञान को, अपनी तकनीकों का विकास करना। गणित सिर्फ पुस्तकों में नहीं है, व्यवहारिक गणित बहुत जरूरी समझना। बच्चा कुछ सामान खरीदने आता है, उसके पास 100 रुपए का नोट है, किसी ने कहा 67 रुपए 85 पैसे का सामान खरीदा, तो कितने पैसे वापस लेगा वो समझना जरूरी है। उसके लिए तुरंत विचार उससे कौन जाए कि 67 रुपए 85 पैसे अगर सामान लिया, 100 रुपए का उसके पास कुल दिया गया था माता जी या पिताजी के द्वारा घर से पैसा, तो घटाने पे अंतर कितना आएगा? 5, 1, 2, 3, 32.15। इसको तुरंत घटा के देख ले। अभी जो हम प्रक्रिया अपने स्कूलों में करवा रहे हैं संभवतः वो शायद ये है, हमने एक को यहां उठाया, यहां पे लगाया, फिर इसको उठाया 9 किया, फिर एक वहां लगाया, फिर इसको हटाया 9 किया, एक यहां लगाया, इसको हटाया 9 किया, एक यहां लगाया। इतनी कारीगरी करने के बाद हम करेंगे वही जो हम वैदिक गणित में मौखिक कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए इसको। जैसे बहुत ही अच्छे तरीके राकेश जी ने बताया अभी प्रारंभ में कि गणित जो वैदिक सिद्धांत हैं ये पूर्णतः फिट हैं, अपने आप ये संतुष्ट करते हैं सभी प्रकार के समीकरणों को। यहां पे मैं एक और सूत्र की बात करूंगा मैं, निखलम नवता चरमम दशतः। निखलम मीन्स बाकी सब या प्रारंभ के, नवतः निखलम नवतः यानी कि सभी को 9 से घटाइए, और चरमम, चरमम मीन्स चरम यानी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स एक्सट्रीम राइट, दशतः 10 से घटाइए। ये दशमलव प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। 5 को 10 से घटाने पर 5 आता है।
8 का अंतर 9 से करने पर 1 आता है, 7 का अंतर 9 से करने पर 2 आता है, 6 का अंतर 9 से करने पर 3 आता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक सूत्र और लगेगा, एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन यानी कि पूर्व से एक कम, पहले वाले से एक कम, यानी जो बाईं तरफ का एक था इसमें से एक घटा दीजिए, ये शून्य आ जाएगा। अब शून्य को हम लिखें या ना लिखें गणित के आधार पर, उसकी आवश्यकता नहीं है हमें। तो उत्तर आ गया 32 रुपए 15 पैसे। यानी कि उस बालक बालिका को पता है, यदि मैं एक दुकान पे जाके एक सामान खरीदूंगा और दुकानदार ने मुझसे कहा कि 67 रुपए 85 पैसे इसकी आपको कीमत पड़ेगी, मैंने 100 रुपए का नोट किया, तो मुझे वापस कितने पैसे लेने हैं? 32 रुपए 15 पैसे। अब दुकानदार कहेगा 15 पैसे का चलता नहीं सिक्का, मैं क्या करूं? तो हम कहेंगे 15 पैसे हम क्यों छोड़े, आप हमें 1 रुपया दे दीजिए, आप छोड़ दिए 85 पैसे अपने। तो बच्चे के अंदर तर्क शक्ति का विकास हो गया, क्योंकि अगर उसको ये अनुभव हो गया कि 15 पैसे को छोड़ेगा एक व्यक्ति, उस दुकान पे अगर 1 लाख लोग डेली जाते हैं तो मतलब 15,000 रुपए का प्रॉफिट होता है दुकान वाले को, सिर्फ इसी ट्रांजेक्शन के द्वारा। अगर उसके एक महीने में 30 लाख लोग जा रहे हैं उसके पास में, तो उसको कितना बड़ा प्रॉफिट हो, 4.5 लाख रुपए का लगभग, और एक वर्ष में बन जाएगा करीब करीब 54 लाख रुपए। 10 वर्ष में 5 करोड़ 40 लाख रुपए। मतलब वो दुकानदार इसी 15 पैसे के हिसाब को जोड़ जोड़ के 10 वर्ष में 5.5 करोड़ रुपए लगभग निकाल लेगा। तो गलती उसकी भी नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता में 15 पैसे का चलन बंद हो चुका है। तो वो दुकानदार से प्रार्थना कर सकता है कि चूंकि आपने इसकी कीमत बताई 67 85 पैसे, यदि आप 85 पैसे छोड़ देंगे तो मेरे लिए ये आनंद का विषय हो जाएगा। बच्चे की उस प्रार्थना और प्रेम युक्त वाणी का असर संभावित है ये पड़ जाए कि दुकानदार 85 पैसे छोड़ भी दे। क्योंकि दुकानदार, कोई भी व्यक्ति यदि कोई व्यापार कर रहा है तो बिना लाभ के व्यापार चलाना बहुत समय तक संभव नहीं होता। इस 67 रुपए 85 पैसे के सामान के बदले में भी उस दुकानदार को कम से कम 2 3 4 5 6 7 रुपए का लाभ, शुद्ध लाभ हो रहा होगा। 85 पैसे छोड़ के वो एक नए ग्राहक को अपने साथ जोड़ लेगा। यही तारतम्य, ये गणितीय तारतम्य कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल ट्यूनिंग। सर निखिलम नवतः चरमम दस्तः, ये रिपीट करना सर एक बार दोबारा से। निखिलम नवतः चरमम दस्तः मतलब आखिरी वाले को 10 से घटाइए, 5 को घटाइए 10 से, 10 माइनस 5, बाकी सभी अंक बाईं तरफ के 9 से घटाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। 8 को 9 से, 7 को 9 से, और इसी प्रकार 6 को 9 से, ये 9 माइनस 6। ये स्टेप तो सिर्फ उस पे लागू होता है जिसमें शून्य हो ज्यादा। हाँ, शून्य ज्यादा, बिकॉज नॉर्मली होता क्या, हम दुकान पे जाते हैं तो वहां पास हमारे नोट किस करेंसी फॉर्म में होते हैं, जो बच्चे के पैसे नोट होते हैं, संभावना है 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए 500 रुपए 2000 रुपए ऐसे होते हैं। ओके ओके सर, ओके। बच्चा कभी ये नहीं कहता कि हम 144 रुपए दे रहे हैं, आप हमको 67 रुपए काट लो। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है। थैंक यू सर। तो हमें गणित को पढ़ाना है व्यवहारिकता के आधार पर, सिर्फ किताबी साहित्य नहीं पढ़ाना है गणित में। गणित में तर्क शक्ति का विकास बहुत आवश्यक है। यदि मैंने सामान खरीदा, दुकानदार ने कहा कि ये 67 रुपए 85 पैसे का आपको पड़ेगा, तो मेरा दिमाग कहता है 67 रुपए 85 पैसे से बड़ा नोट मेरे पास 100 को पड़ा है जेब में, मैं 100 का ही नोट दूंगा। मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि 134 रुपए 50 पैसे मुझसे लो, अब मुझे वापस करो। ये व्यवहारिकता नहीं है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी नहीं है। बात समझ में नहीं आप? तो बच्चे को सिखाना, बच्चे आपको व्यवहारिक जीवन में गणित का प्रयोग करना है, कहीं भी परेशानी नहीं आएगी जीवन में। जिस कुर्सी पर, जिस मेज का आप प्रयोग कर रहे हो, दैट अपने क्लासरूम में या घर पे, उसके जो पाए हैं, उनके पायों के बीच का कोण आप नापिए। यदि सभी पायों का कोण बराबर होगा तो स्थिरता होगी उसमें। यदि एक कोण 90 डिग्री का है, एक में कर तो 88 डिग्री का, वो थोड़े दिनों में लुढ़क जाएगी, चाहे मेज हो चाहे कुर्सी हो। तो ये व्यवहारिक गणित का प्रयोग है। जिस भी हम पलंग पे लेटते हैं, मान लीजिए रात को अपने तख्त पे लेटते हैं या चारपाई पे लेटते हैं या फिर फोल्डिंग बेड पे लेटते हैं, उसके सारे पाए 90 अंश बनाते हैं अपने ऊर्ध्वाधर सतह, और पाया जो उसका पैर या फिर फुट होता है वो बनाएगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल। अगर एंगल चेंज कर दें, 90 का बनाएगा, 105 डिग्री बनाएगा, कुछ ऐसा एंगल बनाएगा जो सब जगह कॉमन चलेगा। अगर मैं सब कुछ चारों एंगल अलग अलग कर दूंगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो गणित हमें जीवन में संतुलन का आभास करवाता है।
व्यक्ति के जीवन में अगर संतुलन आएगा तो सिर्फ गणितमय होने के बाद ही संभव है, और ये व्यवहारिकता है गणित की। इट इज प्रैक्टिकलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम इस गणित की, और बहुत दूर तक जाता है। क्योंकि मैं तो शुद्ध शब्दों में कहता हूँ, चाहे वो एससीईआरटी दिल्ली से चल रहे हो, चाहे हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, वैदिक गणित के अलावा अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम सिर्फ रटा रहे हैं बच्चों को। वैदिक गणित ही मूल गणित है जो पिछले करीब 10,000 वर्षों से भारतवर्ष में प्रचलित है। वैदिक गुरुकुलों में 10,000 वर्षों में जब बुद्धिशील प्राणी होमोसेपियंस धरती पे आए, ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिक तौर पे आधारित है ये, कि बुद्धिशील प्राणी या होमोसेपियंस की का प्रादुर्भाव या आगमन धरती पर हुआ 10,000 वर्ष पूर्व। तब से गणित में बहुत विकास हुआ। हम जो भी किताबें पढ़ रहे हैं गणित की, ये सब पिछले 500-600 साल के अंदर गणित का विकास जो किया हमको वो दिखाया जा रहा है। लेकिन उसका क्रम टूट चुका है, उस क्रम को जोड़ने का ये प्रयास है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पहले तो हम सभी को आभार प्रकट करना चाहिए एससीईआरटी का, डॉक्टर सुनील बजाज जी का, जिनके अथक प्रयास से ये प्रोग्राम पूरा प्लान हुआ है। राकेश भाटिया सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्रोग्राम के लिए। दीपक वशिष्ठ सर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं पूरा इस बैकअप, उनका सपोर्ट नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम नहीं चल पाएगा हम लोगों से। तो हम तीनों लोग ट्राई कर रहे हैं जितना हो सकता संभव हम लोग इस प्रोग्राम को आगे लाने के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला कंसेप्ट। इसके बाद आज का ये क्लास 4th एंड 5th में एक टॉपिक आता है अपना गुणनखंड एवं गुणक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी कहते हैं इसको इंग्लिश बुक में। और ये टॉपिक क्लास 4 से स्टार्ट होता जाता है एमएससी तक। बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है ये। इसकी सीक्वेंस में बड़ा मजा आता है समझाने में बच्चों को। इसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक में रखा है वो मैं शेयर करता हूं पहले आपसे। क्लास 4 की बुक में ये एग्जांपल है कि नंबर 10 कैन हैव 4 डिवाइजर्स 1 2 5 एंड 10। 4 प्राकृत संख्याएं, 4 नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच कैन डिवाइड 10 एग्जैक्टली। अब इन 4 प्राकृत संख्याओं के अतिरिक्त और कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी जो 10 को पूर्णतः भाजित कर पाए। क्या हम बता पाएंगे उसी बच्चे को या टीचर को कि 1 करोड़ के कितने प्राकृत संख्याएं भाजित कर पाएंगी? 1 करोड़ को कितनी प्राकृत संख्याएं भाजित कर पाएंगी? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन डिवाइड 1 करोड़ एग्जैक्टली? कैन वी डिसाइड, कैन वी डिस्कस हियर? 28। हाँ जी 28। 28। लॉजिक कैसे निकाला? तर्क क्या है आपका इसका? 10 को 4 डिवाइड करती है तो 100 को 4 और एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे। 100 के कितने आएंगे? 100 के कितने आएंगे? 100 के भाजक कितने आएंगे? 10 into 10 that is 4 plus 4 8। ओके, प्लीज इसको चेक करिए, दोबारा चेक करिए एक बार। 100 के कितने भाजक आएंगे? विचार करिएगा, देखिएगा। एक भाजित करेगा, 1 और 100 को भाजित करेंगे। 1 का दुगना कितना हुआ? 2। 100 का आधा 50। 1 का 3 गुना 3 होता है, लेकिन 3 100 को भाजित नहीं करता। 3 कैन नॉट डिवाइड 100। ऑल एग्री? यस सर। 1 का 4 गुना 4 आएगा, 4 करेगा भाजित, तो 100 का 1/4 कितना आ गया? 25। 1 का 5 गुना 5 आएगा और 100 का 1/5 गुना 20 आएगा। 1 का 6 गुना 6, 1 का 7 गुना 7, 1 का 8 गुना 8, 1 का 9 गुना 9, ये सब 100 को भाजित नहीं करते। 6 7 8 9, लेकिन 10 करता है। और 1 का 10 गुना 10 और 100 का 1/10 वो भी 10, यानी कि 10 आ गया मध्य बिंदु। तो ये बनता है एक मेरू, एक पहाड़ टाइप का बनता है ऐसा। 10 इज द टॉप पॉइंट, 5 and 20 लेफ्ट एंड राइट आ गए इसके, 4 and 25 फिर लेफ्ट एंड राइट आ गए, 2 and 50 फिर लेफ्ट एंड राइट आ गए, एंड 1 and 100 फिर लेफ्ट एंड राइट आ गए। अब जरा काउंट करिए कितने यहाँ दिख रहे हैं भाजक मुझे टोटल? 9 सर। 9। अभी 8 आ गए थे, 1 एक्स्ट्रा आ गया। अब विचार करिए कितने आएंगे 1 करोड़ के? बहुत ध्यान से सोचिएगा, सारी कहानी छुपी यहीं पर। 10 के 4, 100 के 9, करोड़ कितने? क्योंकि ये जो पार्ट है अपना गुणनखंड एवं गुणक का, ये चैप्टर बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। इसमें काफी रिसर्च होनी बाकी है, अभी चली रही है रिसर्च, और कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यही पूरे गणित का मूल आधार है। अगर ये क्लियर है तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है गणित समझना। 10 के 4 भाजक आते हैं, 100 के 9 आ गए,
विचार करिए बहुत ध्यान से। कितने आएंगे 1000 के? कैन यू गेस? क्या आप बता पाएंगे, विचार कर पाएंगे कि कितने आएंगे 1000 के? 15 नहीं मैम, 16। 16 एक छूट गया। हाँ, अब पकड़ लेंगे शायद, अब विचार कर लेंगे। कितने आएंगे 10,000 के? सर 25। 25। कितने आएंगे 1 करोड़ के? 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं, 70। 1 करोड़ के 36 हो गए सर। 49 नो नो, आराम से। 36 आराम से। 64 64 होंगे सर इसके। अब देखिएगा, यदि आधार के अंक में 10 में 1 शून्य था तो इसमें उत्तर आएगा इसका 1 जमा 1 का वर्ग, 1 + 1 का स्क्वायर। 100 में 2 शून्य थे तो इसका उत्तर आएगा 2 जमा 1 का वर्ग। एकाधिकेन पूर्वेन, ये एक सिद्धांत अपना और आएगा वैदिक गणित में, बहुत ही मौलिक सिद्धांत है, बहुत दूर, इसको हम बहुत दूर तक प्रयोग में लाएंगे। एकाधिकेन पूर्वेन यानी कि पूर्व से एक अधिक के द्वारा, पहले वाले से एक अधिक के द्वारा। क्योंकि समस्या ये, इन सिद्धांतों को पढ़ने के लिए आपको बहुत गहराई समझना है तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ एक मतलब मौलिक इसका प्रयोग सीखना है तो आप समझ लीजिए, जैसे इंग्लिश हिंदी कहीं भी सीख लीजिए। अगर बहुत गहराई में सोचना है तो आपको संस्कृत सीखनी चाहिए मेरी राय में। 4 शून्य है, 4 में एक अधिक करिए, हो गया 5, 5 का वर्ग 25। 7 शून्य है, 7 में एक अधिक करिए, 8, 8 का वर्ग 64। ये बनता है एक पहाड़ टाइप का। इसे हम बहुत पढ़ेंगे विस्तारित तौर पर पूरी वैदिक गणित में। मेरु प्रस्तार एक टॉपिक ही आएगा हम लोगों को बाद में अभी, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की बातचीत होगी, किस तरह से पूरी गणित में माउंटेन बनते हैं, पहाड़। हम हिमालय के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, भारतवर्षीय, तो भारतवर्षीय लोगों के लिए ये पहाड़ की जो सिद्धांत है, माउंटेन थ्योरी है, समझना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने अंदर की उथल पुथल से बहुत दुखी हो जाते हैं तब भी हम ध्यान में डूब जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी ये उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि पहाड़ ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त कर सके। पहाड़ सिखाता है हमें स्थिरता और संघर्ष सहने की क्षमता। कुछ भी हो जाए, पहाड़ पे कोई असर नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत धरती हिलती रही होता है, पहाड़ कुछ असर नहीं पड़ता। छोटी मोटी पहाड़ियां होंगी, टूट जाएंगी, पहाड़ मतलब विस्तृत। तो बच्चों को बताना है कि आप विशाल हृदय, विशाल बुद्धिशील प्राणी हो। समस्याएं जीवन में आएंगी तो संघर्ष करो, दुखी मत हो। दुख से लाभ नहीं होगा, संघर्ष से लाभ होगा। संघर्ष से आपको विजय प्राप्त होगी नहीं होगी तो अलग बात है। भगवान कृष्ण का संदेश हमें मिला हुआ है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो फल है, प्रतिफल है, रिजल्ट है, डोंट डिसाइड और एक्सपेक्ट एनीथिंग, अपना ड्यूटी करे जाओ। एक्सक्यूज मी सर, इसमें हमने 1 + 1 स्क्वायर 2 + 1 स्क्वायर क्यों लिया है? डायरेक्ट 3 स्क्वायर, डायरेक्ट 4 स्क्वायर, इस तरह से क्यों नहीं लिया? जीरो की काउंटिंग देख के, सिंगल जीरो है तो उसमें एक जोड़ दिया। नहीं तो हम सीधा नंबर ऑफ डिजिट्स क्यों नहीं ले रहे? 2 डिजिट, 3 डिजिट। डिजिट पे नहीं, डिजिट पे चल रहे, मैं अभी बता रहा हूँ। हम डिजिट पे काउंटिंग नहीं कर रहे। मान लीजिए आ गया 20। 20 कितने डिवाइडर है बताइए? अच्छा ठीक है, गॉट इट सर। ओके, हम डिजिट पे चलेंगे। अब 20 हो गया अपना 2 × 10 या फिर 2 × 2 × 5। ये स्टेप क्लियर सभी को? डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। यदि इसको मैं बाइफरकेट कर दूं, डिवाइड कर दूं, 2 खंडों में बांट दूं तो 2 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। इसी को यदि बच्चों घातांक पढ़ा चुके हैं या समझ में आता है घातांक, तो इसी को मैं लिख सकता हूं 2 घातांक 2 5 घातांक 1, इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब कहाँ पे क्या पढ़ाना है, ये आपका जो बच्चे हैं कक्षाओं पे, आपको उनके अनुभव के आधार पर डिसाइड करना है। ये भी सही मेथड है, ये भी ठीक है। 2 × 2 4, 4 को कौन कौन भाजित करेगा? 1 2 2 × 2। 5 को कौन भाजित करेगा? 1 और 5। 1 2 2 × 2। इस स्तंभ में, इन दिस कॉलम, कितने मान आए? हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव? 3 वैल्यूज। पहली वैल्यू, दूसरा मान, तीसरा मान, 3 मान आ गए। ऑल एग्री? यस सर। दूसरे स्तंभ में 1 और 5, 2 मान आ गए, और 3 × 2 कितना होता है? 6। यानी कि 20 के 6 भाजक होंगे। कौन कौन से होंगे? बड़ा आसान तरीका है। एक और सिद्धांत हम पढ़ेंगे वैदिक गणित का, भी आगे बातचीत होगी इस पे। ये कहलाता है समानांतर त्रियकभ्याम।
समानांतर तिर्यक व्याम। एक और इसके समतुल्य सूत्र आएगा ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, वही पढ़ेंगे हम लोग। काफी सारे सूत्र ऐसे हैं जो स्वामी जी ने पुस्तक में संकलित किए अपने, उसका काफी सारा काम किया है। कुछ IIT के लोग हैं, कुछ और जुड़े हुए जो हम लोगों से, जो अभी वर्तमान में काम चल रहा है। जैसे बताया राकेश ने, मेरे वर्तमान में भार दिया गया मुझको। वैदिक गुरुकुलम एक ऑनलाइन संस्थान हम लोग का है, पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं। उसमें मुझे निदेशक शैक्षणिक का कार्यभार सौंपा गया है। हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो सिद्धांत जो 10,000 पूर्व वर्ष भारतवर्ष में विकसित थे। 10,000 ईयर्स पहले भारतवर्ष में किसने गणित का विकास हुआ था, उस पर काम चल रहा है। समानांतर तिर्यक व्याम का सिद्धांत चलता कैसे है, ध्यान से देखिएगा जरा। इस 1 का गुणा करिए 1 से, कितना आएगा 1। 1 गुणा 5 5। 2 गुणा 1 2। 2 गुणा 5 10। 4 गुणा 1 4, और 4 गुणा 5 20। ये 6 भाजक आएंगे 20 के बस, जो हमने यहां बना लिया। समानांतर तिर्यक व्याम सिद्धांत से हमने निकाल लिया इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करके, इस खंड को हल करके। इसी को घातांक सिद्धांत से हम समझाते बच्चों को तो भी ठीक है। घातांक सबके लिए नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को आता है उनके लिए ये भी आसान है। 2 घातांक 2, इसके भाजक होंगे 1 2 2 घातांक 2। 5 के होंगे 1 और 5। पहले स्तंभ में 3, दूसरे स्तंभ में 2। 3 गुणा 2 6। बाकी आगे की प्रक्रिया सेम यही चलेगी अपने जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। तो 20 के 6 भाजक संभव हैं। ये बच्चों को सिखाना बड़ा आसान है यदि हम उसको दिखा सके। बच्चे जो देखते हैं जल्दी सीखते हैं, जो सुनते हैं थोड़ा सीखते हैं। In between 4 and 5, do we have any natural number? नो। No. इसका मतलब यही उत्तर है। 3 इधर आगे, 3 इधर आगे। ये 6 संख्याएं होंगी जो 20 को पूर्णतः भाजित कर सकती हैं। इन 6 के अतिरिक्त कोई भी नहीं होगा। ये सिद्धांत सही होगा। देखिए 20 को हमने लिखा 1 गुणा 20, 20 को लिखा 1 गुणा 20, या फिर 2 गुणा 10, या फिर 4 गुणा 5। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कुल मिला के 6 संख्याएं, 6 प्राकृत संख्याएं, 6 natural numbers we can have which can divide 20 completely, exactly। खत्म।